आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। आज हम अपवर्तन बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, अपवर्तन। ये रिफ्लेक्शन हुआ प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी पारदर्शी समांग माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस घटना को, जिससे वो प्रकाश जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा में लिखेंगे, अभिलंबवत को छोड़कर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। हम देख रहे हैं ये अभिलंब है, इसको छोड़ के किसी एंगल पर जब प्रकाश आता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। ये ऐसे देखो, प्रकाश ऐसे आ रहा और ऐसे चला गया। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो ये आपकी अपवर्तित किरण, ये आपकी अपवर्तित किरण, ये आपकी आपतित किरण, और ये आपका आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण। ये माध्यम आपका सघन है, ये आपका विरल है, ये आपका विरल है, विरल माध्यम, और ये आपका सघन माध्यम। तो आप देख रहे होंगे कि ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपके आपतन कोण है। तो ये आपतन कोण है, ये वाले। ये आपतन कोण। तो ये अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है तो हम कहेंगे कि जब अभिलंबवत को छोड़कर प्रकाश किसी कोण पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि वो प्रकाश, नंबर 1, यदि वो प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और यदि वो प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन की परिभाषा है। शिफ्टिंग में आप लोग 10th के हैं, तुरंत अपने दिमाग में इसको ध्यान में बिठा लें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये है अपवर्तन। अब इसके 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2, इसके भी 2 नियम हैं। पहला नियम वही आपका इसे परावर्तन में पढ़ाया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका ए ओ है, ये आपका बी है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है।
दिया गया है ये क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आई, ये आपतन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर में अनुपात नियत रहता है, अनुपात नियत होता है, नियतांक के बराबर होता है। नियतांक होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में अनुपात नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, ये नियतांक है। जहां n को एक माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक का कहते हैं। एक n1 2 ऐसे 1 and 2 एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपवर्तनांक है। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। इसमें जो आपका 1 and 2 होता है इसे n2 अपान n1 भी ऐसे लिखते हैं। और ये जो है आपका v1 अपान v2, यानी पहले माध्यम में चाल अपान दूसरे माध्यम में चाल। पहला माध्यम अगर वायु है तो इसको c लिखते हैं, दूसरा माध्यम कोई दे रखा है इसमें v लिखते हैं। तो ये आपका जो एक है सूत्र है अपवर्तनांक से संबंधित, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो न्यूमेरिकल लगा देते हैं। और ये कहा जाता है कि अविरतता वाला जैसे इसमें दिया जाता है कंटिन्यूटी वाला, तो इसमें प्रकाश जो है जैसे ये एयर हो, ये वाटर हो, ये फिर एयर हो, तो जैसे एयर से वाटर, वाटर इसमें जाए तो हम देखते हैं कि प्रकाश एयर से वाटर में जा रहा, थोड़ा अविलंब से झुकेगा और फिर ये आपका इस प्रकार से फिर निकल जाता है। तो ये निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण, निर्गत कोण। इसको हम आइए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये इतना एंगल ये होगा, उतना एंगल ये, इसको आर के रूप में, ये आपके आर के रूप में, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें ये कहा जाता है क्रम से अगर कई माध्यम लेते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष जो अपवर्तनांकों का गुणनफल है वो एक के बराबर होता है। जैसे इसका अपवर्तनांक ले हम ANW, तो ये हुआ साइन आई अपान साइन आर के। अब WNA ले, WNA जल के सापेक्ष एयर का, तो
तो ये आर ही तो बना, ऐसे जेड वाला इस रूप में बनता है, ऐसे करके ऐसे, तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये बनता है, तो आर ये करके। तो इसमें आपतन कोण आर हुआ तो साइन आर, और इसमें निर्गत कोण आई क्योंकि ये लिख रही है, तो ये आपके माध्यम में बना के निकलेगी। अब दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई, तो 1 and 2 इक्वेशन से इसे लेंगे, तो ये आपका a and w into w and a इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r इंटू साइन r अपॉन साइन i। तो r कैंसिल हुआ, i कैंसिल हो गए, तो ये आपका बचा a एन w डॉट w एन a इक्वल टू 1। अगर इसको हम a w एन a कर दे तो 1 अपॉन a एन w, अर्थात एक दूसरे के उल्टा जाते हैं। देखो w एन a जल वायु का जल के सापेक्ष, यहाँ जल का वायु के सापेक्ष, तो ये उल्टा कर देते हैं, तो इसका हो जाता है जैसे a n w 3 अपॉन 4 अपॉन 3 को 4 अपॉन 3, तो कह दे रहे w n a बताओ, तो आप इसका उल्टा कर देंगे, 1/a(n)w करेंगे तो 1 अपॉन 4 ऊपर 3 चला जाएगा, तो ये कितना हुआ 3 अपॉन 4 के। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अगर बोर्ड में, तो ये आप लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से होता है। लेकिन एक शब्द आ जाता है निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की परिभाषाएं हैं, पूछी जाती हैं। तो इसमें कहा जाता है वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। कोई भी माध्यम दिया गया है, हवा के सापेक्ष ले लें, जैसे a(n)w हवा के सापेक्ष, a(n)g ग्लास के सापेक्ष, या a(n) कोई मीडियम दे रखा है, लिक्विड दे रखा है हवा के सापेक्ष किसी लिक्विड का, तो एल्कोहल हो या बेंजीन हो, तो ये सब क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषा बहुत सिंपल, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष लेते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। कोई लोग ऐसे परिभाषा में कोई लिख देंगे वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, तो ये आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं, आप लोग इसको अपने लिख लेना, जहाँ समझ ना आए बुक का सहारा ले लेना या पूछ लेना, जैसे वो आपका तो वैसे करेंगे। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हमने इतने ये बताई कि अपवर्तनांक के बारे में। अब एक शब्द आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, शब्द आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको भी परिभाषा के रूप में आप लिख लेंगे। तो ये परिभाषा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको समझने से पहले आप क्रांतिक कोण देखेंगे। परिभाषा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, सघन से विरल माध्यम में से जा रहा हो, तो आपतन कोण का वो मान, आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है। जैसे ये आपतन कोण है ये वाला, ये आपकी 2 डिग्री 90 अंश का हो जाता है अपवर्तन कोण। तो ये आपका इतना एंगल IC कहलाता है। तो परिभाषा हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है। तो डेंसर टू रेयर के लिए करेंगे तो साइन IC/sin90 ये आपका। और रेयर से डेंसर में करेंगे तो आपका उलट जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा, आगे तो समझा चुके हैं। तो sin90 का मान हुआ 1/sin IC। तो ये आपका क्रांतिक कोण से संबंधित न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो इसमें आ जाता है। और जब हम क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर इसको आपतित करते हैं तो ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें यहाँ पर बनती हैं। इसकी शर्तें जानते हैं? शर्तें कौन सी दो? नंबर 1 ये है प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो। प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम में जा रहा हो, जाना चाहिए या जा रहा हो, जाना चाहिए। और नंबर 2 है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपके इससे संबंधित है। और एक वीडियो हम पहले भी आपको डाल चुके हैं जिसमें रेगिस्तान की मरीचिका है, इसके उदाहरण वगैरह है, तो आप लोग उसमें देख लेंगे। अब इतना 10वें पेज जो आपका दिया गया है ये आपका है। अब जो लेंस दिए गए हैं उन लेंसों में प्रतिबिंबों का बनना हम अब आपको अभी बता रहे हैं ना, लेंसों के प्रतिबिंबों का बनना। हम आपको लेंसों में प्रतिबिंबों का बनना थोड़ा बताते हैं। जैसे ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस जो होता है, कोई भी कांच का आयताकार कांच या कांच की पट्टिका हो, उसमें इसको जैसे ठोस गोलीय कोष हो, ये ठोस गोलीय कोष है। इनमें हम इतना काट ले, पुख्ता त्रिज्या लेकर के दूसरे से काट के लाए और इनको दोनों को इसे सेट कर दे तो ये आपका उत्तल लेंस बनता है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और इनको हम दूसरी तरफ से काट के अलग कर दें तो इनके ऐसे काटे और ऐसे काटे, इनको ऐसे कांच की पट्टिका में ये और ये ऐसे निकाल दें तो ये आपका अवतल लेंस हुआ, अवतल लेंस। इसको अपसारी भी कहते हैं, अपसारी लेंस, लेंस। और ये आपका अपसारी, अपसारी। इसको कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके से अपसरित करना, उसको मोड़ देना, अपसारी फैला देना। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस जो होते हैं इनके दो फोकस होंगे। एक इस कर्वेचर से लिया गया तो ये आपका C1 हुआ, ऐसे लिया गया तो ये एक आपका C2 हुआ। C1 C2 को मिला देते हैं, दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य कहलाती है। इनके दो फोकस हो जाएंगे आपका 2, ये आपके से
F1। पिछले उसमें वीडियो में हमने बता दिया था कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, जैसे ये आपका दिया गया है, जिसकी ओर जाने वाली किरणें ऐसे डाल देती हैं, यहाँ पर आती है, ये इसकी ओर आती है। इसको बंद कर दें, इसको कर दें। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में और जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस परिभाषा आप लोग इसको एक ही परिभाषा, जैसे प्रथम फोकस की परिभाषा आ जाए कि प्रथम फोकस से आता है प्रथम फोकस। ये हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं प्रथम फोकस की परिभाषा क्या है। तो प्रथम फोकस क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में, जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, निकलती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। और ऐसे ही आपका द्वितीय फोकस होता है। द्वितीय फोकस आप देख लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में और जिससे आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, इससे आती हुई प्रतीत होती है और इससे आती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ये द्वितीय फोकस ये आप देखो। प्रथम फोकस परिभाषा मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में और जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस जो इसकी परिभाषा हुई जाके वो भी आप लोग देख रहे हैं। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में और जिससे आती प्रतीत होती है अवतल लेंस में, द्वितीय फोकस कहलाता है। परिभाषा आप लोग 4 बार इसको लिखेंगे, याद करेंगे। ये चीजें आपकी जो परिभाषा पूछी जाती है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे किरणें हैं, ये आपका दिया गया है, इसे इसमें ये प्रकाशीय केंद्र है, इसमें जो किरण जाती है वो सीधे चली जाती है, जो मुख्य से समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है, जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है। इन किरणों के माध्यम से हम प्रतिबिंबों का बनना आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहले उत्तल लेंस में बता दें, आपका उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस है आपका, इनमें इनकी स्थितियां अलग अलग हैं। जैसे खूब दूर ये कोई वस्तु है अनंत पर, वहां से किरणें ऐसे आएंगी, समांतर आ रही है, समांतर आ रही है किरणें, तो ये फोकस पर इनकी मिलेगी जाके, फोकस पर, ये फोकस पर ऐसे प्रतिबिंब बना देगी। ये अनंत से आ रही है तो ए बी, ए डैश बी डैश, फोकस पर होता है। जो समांतर आते हैं किरणें कहाँ मिलती है, फोकस पर प्रतिबिंब बना देती है। इनका ये सी दिया गया हो, इसे सी, ये दूर से किरणें आती हैं इसे, तो फोकस पर उनका प्रतिबिंब बनता है। और यदि वो आपका सी से बाहर है, इसे ये C1 आपका ये हुआ, इधर आपका C2 हुआ, ये F2 हुआ, ये F1 है, इसके बाहर कोई वस्तु ऐसे है, तो जो समांतर किरणें चलती हैं फोकस से होके जाती है, और जो फोकस से होके ऐसे जाती हैं वो समांतर हो जाती है। तो ये आपका प्रतिबिंब जो है ऐसे बाहर बन गया,
ये उल्टा वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ उल्टा बनेंगे, छोटे बनेंगे, ऐसे प्रतिबिंब बनते हैं। ये स्थितियां हैं जिनकी अलग अलग आप किताब में देखेंगे। तो पहली स्थिति जब अनंत पर बनता है, दूसरी स्थिति जब वक्रता केंद्र और अंत के मध्य में या उसके निकट होता है तब ये आती है। और इसी प्रकार से जब आपका प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर प्रथम वाले रखे हुए इसे ए बी ये दे रखिए, तो जो समांतर किरणें चलती हैं वो फोकस से होके जाती है, और जो फोकस से होकर जाएंगी वैसे समांतर हो जाती है। तो जब बनती है तो देखा है C2 पर ही बनती है, ये आपका F2 था, ये F1 था। तो वक्रता केंद्र पर जो कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी के वक्रता केंद्र पर ही बनता है जाके। अब जैसे फोकस पर रख, जैसे स्थितियां इसकी हैं भिन्न भिन्न, आप देखेंगे किताब में सब दी गई है। ये C1 है और फोकस पर जब हम इसको रख देते हैं, फोकस पर ये वस्तु ये F1 है, ये B है, ये आपका F2 है, ये आपका C है। जब फोकस पर ऐसे रखिए वस्तु ये, तो ये फोकस से इसे होकर जाएगी, और जो इससे जाते प्रकाश किरण से वो सीधे के चली जाती है। तो हम देखते हैं कि ये आपके इस रूप में ऐसे चलती चली जाती हैं, और पीछे इसे बढ़ाते हैं तब भी नहीं मिलती हैं। तो प्रतिबिंब इनका कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये प्रतिबिंबों का बनना जो है इस रूप में से आता है। और जब हम उसको फोकस के अंदर रखते हैं तो फोकस के अंदर देखते हैं ये उत्तल लेंस है, और इसके फोकस के अंदर कभी वस्तु रखी है ये भी, यहाँ समांतर किरणें चलेंगी, तो ये जो आपका F2 दिया गया है F2 से होकर ऐसे जाते हैं, और जो यहाँ पर होंगी वो ऐसे जाएंगी। तो हम देखते हैं कि ये जो है प्रतिबिंब इधर ये किरणें नहीं मिलेंगी, इनको जब हम आगे इसे मिलाते हैं तब कहीं जाकर के ये दूर ऐसे मिलता है। इसका मतलब ये आभासी हुआ। जब फोकस के भीतर वस्तु रखी होती है तो इसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये स्थितियां आपकी दे रखी हैं, स्थितियों का अध्ययन आप किताब में करेंगे। जो चीज समझ में आए तो उसको आप एक बार पूछने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अवतल लेंस आता है, ये अवतल लेंस आपका दिया गया अवतल लेंस है, इसमें मुख्य अक्ष है, ये आपका C1 है, ये आपका F1, ये C2, F2, ये C2। अब इसमें कोई भी वस्तु कहीं पर रखी हो, जिससे मान लिया कि आपका इसके बाहर ये वस्तु रखी है जो समांतर किरणें से चलती है, तो ऐसा मालूम देता है कि इससे आती हुई प्रतीत होती है, इससे। और जो आपकी शीशे जाती हैं वो सीधे निकल जाते हैं, जो पीछे इसे जाएंगी वो ऐसे। तो ये किरणें दोनों नहीं मिलती हैं, फैलती हुई जाती हैं, और जब इसको हम पीछे यहाँ से इसे बढ़ाते हैं तो ये वाला प्रतिबिंब आपका इतना छोटा सा बनता है, A' B'। कहाँ पर बनता है, फोकस और लेंस के बीच में छोटा आभासी, जो ये किरण पीछे बढ़ाने पर इसलिए आभासी। C पर रखेंगे तब भी यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बनेगा, F पर रखेंगे तब भी छोटा बनेगा जाके। तो कहने मतलब ये है कि अगर अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, लेंस और उसके मध्य बनता है, तो इसकी ज्यादा स्थितियां नहीं है। आपको उत्तल लेंस से इसमें संबंधित जो ये स्थितियां हैं 2 2 4 5 6 ऐसे हैं 6 7, तो उनको आप लोग देख लेना, और जहाँ पर जो समझ में ना आए तो आप लोग पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक।